नमस्ते नमस्ते बच्चे। सर। आप अभी सर आप अभी थोड़े दिन पहले कोई इको का कोर्स बता रहे थे। एक तो ई कॉमर्स ही होता है, मतलब बी बी जो बी बी कॉम के साथ ही चलता है। बी बी ई बैचलर ऑफ बिजनेस इन बीबीई। इकोनॉमिक्स। हाँ। अच्छा, इसके फॉर्म वगैरह बनने पड़ते हैं, तो इसका ड्यू जैट होता है। हाँ, जेट पेपर, जॉइंट एडमिशन टेस्ट, जेट पेपर डीयू का है ये। अभी आपको 2 अगस्त से कह रहे हैं आ रहा है। और इस यस सर। जेट में तीन तीन है: बी एम एस, बी एफ आई ए और बी बी ई। दीपांशु क्लियर है? तीसरा तीसरा बीबीई है ना। हाँ, बी बी ई है तीसरा। पेपर एक ही होगा, पेपर एक ही होगा। फिर उसमें सिलेक्शन आपको बी एम एस, बी एफ आई ए या बी बी ई लेनी पड़ेगी। मतलब सर, जैसे आईपी का है, आईपी में जैसे हम बी कॉम और बीबीए अलग। पढ़ते हैं, हाँ तो हाँ। दो अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते हैं। हाँ, फॉर्म भी अलग और अलग भरने दो अलग पड़ेंगे। अलग पेपर होते हैं फिर। हाँ, पेपर भी अलग अलग होंगे, लेकिन डीयू में ऐसा नहीं है। एक ही पेपर है डीयू जेट, एक ही पेपर है, एक ही दिन होगा। और उसमें तीनों तीनों। अच्छा। हाँ, और जो रिजल्ट आएगा तो उसमें सबसे ज्यादा नंबर जिसके आते हैं उसके पास प्रेफरेंस तीनों की होगी। मतलब सबसे ज्यादा वाले के पास तीनों की ऑप्शन है, उससे कम आ रहे हैं तो बी एफ आई है, उससे भी कम आ रहे हैं तो बीबीई। अच्छा, मतलब ऑप्शन हमारे पास तीनों रहेगी, पेपर एक तीन। ही देना हाँ, पेपर एक ही देना पड़ेगा। है मार्क्स के अकॉर्डिंग। मार्क्स के अकॉर्डिंग, परसेंटाइल परसेंटाइल। मार्क्स तो नहीं बोलेंगे, परसेंटाइल। दीपांशु ठीक है? और फिर कैसा ऑप्शन है, और कैसा ऑप्शन है सर बीबी? अच्छा, अच्छा ऑप्शन है। बी कॉम ऑनर्स के साथ वो क्या कहते हैं, देखो ये इकोनॉमिक्स ऑनर्स से, या बीबी कौन सा ज्यादा? ये ना अभी आप एक्चुअली में क्या है, जब चीजें हाथ में आ जाए ना, ये डिसीजन तब है। अभी आप मत सोचो, अभी आप सारी ऑप्शंस साथ में रखो। जब कल को आपको लगे कि भाई 3 जगह ऑप्शंस आ रही है, अब बेस्ट कौन सा चुनना है, तो तब ये डिस्कशन का मैटर है। तब बात करना हमसे, तब बताएंगे कि कौन सा कॉलेज। कई फैक्टर्स हैं बच्चे। कोर्स के साथ साथ कॉलेज, कॉलेज कौन सा है, कोर्स कौन सा है, तो वो तब डिसाइड करेंगे कि आपकी पोजीशन के अकॉर्डिंग ये 2 ऑप्शन आ रही है, 3 आ रही हैं, तो उसमें कौन सा ज़्यादा बेहतर रहेगा। डिस्टेंस भी देखना है, कॉलेज भी देखना है, फीस स्ट्रक्चर भी देखना है, तो वो फिर सारे पैरामीटर्स आपको डिस्कस किए जाएंगे। अच्छा, ओके ओके। तो वो अभी आप पहले से प्लान तो बस इतना कर सकते हो कि भाई ये फॉर्म भर लें, ये फॉर्म भर लें और ये फॉर्म भर लें। और फिर जब रिजल्ट आएगा फिर वो तब डिसीजन वाला ऑप्शन। और हमारे नंबर आप लोगों के पास हैं, तो कभी भी आपको लगे कि भैया ये इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं तो कौन सा। भैया हाँ, बोलो युवराज। भैया मतलब एंट्रेंस के फॉर्म भर दिए सारे और उसके बाद में एंट्रेंस का एग्जाम दे दिया, तो उसके बाद में सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है? हाँ, जैसे आईपी का है। अब आईपी में हाँ मान लो भैया। बीकॉम ऑनर्स में आपकी सिलेक्शन आ गई, तो वो ऑप्शन देगा हाँ ना जी कि भैया। कौन कौन आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग कि भैया आपको 5 कॉलेजेस मिल रहे हैं। अब बात, मान लो आपने बीकॉम ऑनर्स में ऑप्शन आ गई आईपी की और आपने कॉलेज सेलेक्ट कर लिया। फिर भैया मैं ये नहीं कह रहा। भैया हाँ, जैसे मैंने बीकॉम का भी भर दिया, बीबीए का भी भर दिया, और दोनों की मतलब क्लियर हो गई फिर। दोनों क्लियर हो गए तो भैया, अगर बीकॉम ऑनर्स की बात करें तो वो बढ़िया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीकॉम ऑनर्स ज़्यादा बढ़िया है, कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। पैसा जो फीस खर्च हो रही है वो भी कम है, वैल्यूएबल भी ज़्यादा है। और अगर मैं बीबी की बात करूं तो बीबी और भी बढ़िया हो गया, फिर बीएमएस और भी बीबीई बढ़िया। नहीं भैया, बीबीए। बीबी बीबीए तो सिर्फ आईपी कराता है, डीयू कराता ही नहीं है। अच्छा ठीक है भैया। बीबीए में क्या भैया फीस। तो वहाँ फिर मतलब अगर सिलेक्ट दो क्लियर हो गए, मतलब जितने भी करे, फिर क्या होगा? फिर उसमें से बेस्ट को आपको ढूंढना पड़ेगा, और कोई आपको दिक्कत लगे तो आप तो हमें मेरे फोन। पे चॉइस होगी ना भैया? हाँ, चॉइस होगी और आप हमसे डिस्कस करोगे। और उसमें ठीक है थोड़ा भैया। सा एक बात और सुनना सारे बच्चों। बच्चों, टाइम गैप आ जाता है। मान लो एक कोर्स आपने ऑप्ट कर लिया, दूसरे की ऑप्शन ही आपको 1 हफ्ते बाद आनी है, तो आपके पास 1 हफ्ते बाद डिसीजन लेना है। तो पहले वाले में आपको वो बोलेंगे 3 दिन के अंदर सीट रिजर्व कराओ। तो सीट रिजर्व करानी पड़ेगी, ऑनलाइन पेमेंट होगी बच्चों। सीट रिजर्व करा देना, क्योंकि 1 हफ्ते बाद रिजल्ट कैसा रहे, कौन सा कॉलेज आए, उसका वेट नहीं कर सकते। जब 1 हफ्ते बाद दूसरा वाला ऑप्शन बढ़िया आ जाए, तो पहले वाले को आप छोड़ दो, नए वाले को सेलेक्ट कर लो। उसमें कुछ फीस, मान लो आपने 10,000 रुपये सबमिट कराए, तो उनका कुछ सिस्टम होता है कि 1,000 रुपये वो रोक लेंगे, नुकसान मतलब आपका, और बाकी आपका रिफंड आ जाएगा। युवराज, बात समझ में आ रही है बच्चे? हाँ भैया। तो आपके पास जो भी पहली ऑप्शन आएगी आपको सेलेक्ट करना ही होगा, क्योंकि अगले वाली ऑप्शंस का आपको पता नहीं है, और एक ही दिन में सारी ऑप्शंस आपके लिए ओपन नहीं होंगी। तो जो भी ऑप्शन आ रही है आपको उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसमें आपकी जो इनिशियल पेमेंट है, जो भी आईपी यूनिवर्सिटी है, डीयू है, जो कॉलेज है, उसके पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग आपको कुछ फीस ऑनलाइन पेड करनी होगी।
फिर पता चला एक हफ्ते बाद दूसरा ऑप्शन आ गया और वो इससे भी बढ़िया है, तो फिर आपको वो अच्छा लग रहा है, तो पुराने वाले को आप कैंसिल करोगे, उसमें कुछ 500 1000 रुपए कटेंगे। हर यूनिवर्सिटी का हर कोर्स का अपना अलग अलग सिस्टम है पहले से ही फिक्स, वो पैसे कट जाएंगे। फिर आप अगले अगले जो भी आपको बढ़िया ऑप्शन आ रही है उसमें आप शिफ्ट हो जाओगे। फिर पता चला 2 4 दिन बाद और बढ़िया ऑप्शन आ गई, तो फिर आप वो भी कैंसिल करा सकते हो और उसके आगे तीसरे में शिफ्ट हो जाओगे। फिर 500 1000 रुपए आपके वो फॉरफिट करेंगे और बाकी आपके अकाउंट में आ जाएंगे। दीपांशु मेरी बात समझ में आ रही है? दीपांशु, यस सर। तो ये सिस्टम थोड़ा सा रहता है, तो आपको एक ही दिन में सारी ऑप्शन नहीं मिलेगी, तो उसमें घर वालों को थोड़ा सा फंड्स भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि ये ऑप्शंस हैं। इवन आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो फॉर्म्स हैं उनमें भी ऐसा रहेगा। मान लो आपको पहली बार जो कॉलेज का ऑप्शन आया, अरे एग्जांपल ले लूं कोई, अनन्या, यस मान लो श्रद्धानंद में नंबर आ गया आपका, अब और किसी कॉलेज में आपका नंबर ही नहीं आ रहा, तो एक बार सीट तो आपको रिजर्व करनी ही होगी, क्योंकि उस 3 दिन के अंदर आपने श्रद्धानंद कॉलेज ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करा तो आपको बाद में उस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सकता, वो टाइम बाउंडेशन होती है। तो उसमें आपके 5 10 हज़ार रुपए सबमिट हो गए ऑनलाइन, कहीं जाना नहीं है, किसी कॉलेज में जाना नहीं है, सब ऑनलाइन घर पे बैठे होगा। और फिर जब अगली बार 5 दिन बाद पता चला कि आपको साउथ कैंपस मिल रहा है, भाई जो भी आपकी परसेंटेज आनी है उसमें एकदम आपको कोई बढ़िया कॉलेज एक ही बारी में सेलेक्ट नहीं होने वाला। फिर आपको कोई साउथ कैंपस मिल गया तो उसमें उस कॉलेज में आपको शिफ्ट कराने के लिए पुराने को कैंसिल करना पड़ेगा, 500 1000 रुपए छोड़कर वो बाकी पैसे आपके अकाउंट में शिफ्ट कर देंगे। सेम सेम डे में प्रोसीजर हो जाता है बच्चों, वो प्रोसीजर हो जाएगा, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, फिर आप दूसरी वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे, तो वहां आपकी बुकिंग हो गई, वहां आपकी सीट रिजर्व हो गई, सीट रिजर्व हो गई। फिर पता चला 2 4 दिन बाद आपका नॉर्थ कैंपस में, देखो नंबर नहीं आया, बात ही खत्म, आपका कॉलेज में एडमिशन हो चुका है, लेकिन अगली ऑप्शन आ गई तो पुराने वाले से कैंसिल करोगे और अगले वाले में स्विच ओवर करोगे। आसिफ मेरी बात समझ में आ रही है बच्चे? हाँ भैया। ये थोड़ी समझदारी के साथ आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। ये 15 20 दिन आपके पास ऐसे रहेंगे जिसमें आपको जंप करने का ऑप्शन मिलेगा, कोर्सेज को जंप कर सकते हो आप, कॉलेजेस को जंप कर सकते हो, तो वो आप डिस्टेंस की बात कि कितना डिस्टेंस है घर से, भैया आज पेंडेमिक है, आज 6 महीने साल नहीं जाना, लेकिन आगे तो कॉलेज जाना ही पड़ेगा ना, तो कॉलेज में वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, तो वो आप हमसे डिस्कशन कर लेना, हम बता देंगे इस कॉलेज में ये पोजीशन है, यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं, तो वो सब हमसे डिस्कस करते रहना और अपने आप को अपने पैशन को देखते हुए स्विच ओवर करते रहना। ये ऑप्शन रहती है बच्चों 4 5 जो सभी बच्चे ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। पुनीत बात समझ में आ रही है बच्चे? यस भैया। तो टॉपिक को आगे चलाते हैं जी। और डी यू जेड का जो पेपर है वो फॉर्म है वो हमेशा रिजल्ट के बाद ही आता है, तो रिजल्ट बस आपका अब आ जाएगा। अरे कब आ रहा है कुछ पता चला दीपांशु? 10th का तो आया नहीं। रिजल्ट? हाँ रिजल्ट, वह 10th का तो आया ही नहीं, 20 जुलाई थी। हाँ नहीं वो आ जाएगा, इसी महीने देना है गाइडलाइन। अरे डीयू ने जब जेड के पेपर की तारीख अनाउंस कर दी है तो उससे पहले पहले ही आएगा, तो इसी महीने में आ जाएगा। 10th वालों को तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, उनका तो 11th का सेशन शुरू हो चुका है, तो उनका रिजल्ट तो एक फॉर्मेलिटी है, मतलब आपके लिए दिक्कत है आपके रिजल्ट के बेसिस पर आपको कॉलेज मिलना है। बट 10th वाले बच्चे तो सारे 11th में स्विच ओवर हो चुके हैं, उनके कोर्स चल रहे हैं, उनको सबको स्ट्रीम मिल चुकी है, तो उनका 2 4 दिन आगे पीछे हो जाए उनके रिजल्ट में चिंता नहीं है ज्यादा। पुनीत बात समझ में आ रही है बच्चे? यही सोच रहा था कि पहले उनका रिजल्ट आने वाला था। हाँ रिजल्ट तो उनका ही देंगे पहले, लेकिन वो 2 4 दिन उन्होंने डिले कर दिया होगा बनाने में, या कोई सिस्टम हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ प्रॉब्लम्स होगी, बट आपका रिजल्ट इसी महीने पक्का देंगे वो। तो चलते हैं जी आज के टॉपिक सर हाँ। मैं एक थोड़ा ये जो आपने बताया था कॉलेजेस का, ये जंप करने वाला सिस्टम, ये डी जेड का बताया था, थोड़ा मेरिट बेसिस पे जो कॉलेज मिलेंगे बीकॉम वगैरह के लिए, उसमें भी जंप लगेगी, उसमें भी जंप लगेगी बच्चे, तो वो डिस्कस करके आप हमसे डिस्कस करते रहना कि भैया अभी शुरू में मान लो पहला कट ऑफ आ गया, तो उसमें पहला ऑप्शन आया या पहले 3 कॉलेजेस आपके आ रहे हैं, तो वो जैसे आपको या तो गूगल पे चेक कर सकते हो कि भैया वो कितना डिस्टेंस है आपके घर से, ट्रांसपोर्ट की क्या फैसिलिटी है, कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जैसे सिर्फ बस ही जाती है, कुछ कॉलेजेस में जहाँ मेट्रो की कनेक्टिविटी है, तो बड़े सारे फैक्टर्स, फीस का क्राइटेरिया, तो कई चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, जो अपने लेवल पर देख सके ठीक है, नहीं तो हमसे डिस्कशन कर लेना, हम बता देंगे आपका घर से कितना डिस्टेंस रहेगा, कितना टाइम, भैया 3 साल आफ्टर ऑल कॉलेज जाना है, तो जाना आना, फीस का स्ट्रक्चर, वहाँ का स्टेटस, तो वो सब चीज़ें मटेरियलिस्टिक होती हैं बच्चे। और फिर जंप तो लगेगी, फिर अगली कट ऑफ आएगी, फिर अगली कट ऑफ आएगी, और अगली कट ऑफ, पहली वाली छोड़ोगे तो उस कॉलेज में ऑप्शन खत्म हो गया आपका, दोबारा आप जब मर्जी चले जाओ एडमिशन नहीं होने वाला, तो आप ऑप्शन भी मिस नहीं कर सकते। दीपांशु बात समझ में आ रही है? भैया हाँ तो एक बार कट ऑफ का सिस्टम समझाना। ये अभी
अभी एक्चुअली मैंने फाइनल नहीं हुआ है अभी, ये फाइनल होने के बाद ही बताऊंगा। इस साल ना एंट्रेंस एग्जाम होने थे, तो ये कट ऑफ वाला खेल जब आएगा, एक बार रिजल्ट आ जाए तो सब अनाउंस हो जाएगा, न्यूज़पेपर में एक बार क्लैरिफिकेशन आ जाए। भाई लेकिन ड्यूड तो कह रहा है एंट्रेंस नहीं होगा इस बार। अरे पुराने वाला पैरामीटर फॉलो होने की बात हो रही है, पुराने वाला पैरामीटर्स यानी जेट का पेपर होगा और उसके अलावा कट ऑफ निकलेगी, दोनों चीजें चलेंगी। एक बार रिजल्ट आ जाए और क्लियर कट अनाउंसमेंट हो जाए इस बात की, फिर एक बार क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। अरे कट ऑफ में क्या होता है, पहली कट ऑफ आती है, तो पहली कट ऑफ तो अगर मैं नॉर्थ कैंपस की बात करूं तो वहां किसी भी कॉलेज ने 97 से 99, 97 से 99 रखनी है नॉर्थ कैंपस। दिपांशु बात समझ में आ रही है? यस सर। तो 97 से 99 रखनी है। साउथ कैंपस की बात करें 95 से 97 रख, जितने भी कॉलेजेस हैं। इवन श्रद्धानंद, अरे मैं कुछ कॉलेजेस की बात कर रहा हूं जिनकी कोई वैल्यू, जिनकी कोई गिनती में नहीं आते, जैसे श्रद्धानंद कॉलेज ऑफ शादरा। अरे बात समझ में आती है बच्चों? नाम सुनाओ कभी। श्यामलाल, शाहदरा का कॉलेज है श्यामलाल। अलीपुर में कॉलेज है श्रद्धानंद, जिसका मैंने भी नाम लिया आपको, जहां कोई मेट्रो की कनेक्ट, श्यामलाल में तो कनेक्टिविटी है, बट श्रद्धानंद में तो 2-2 3-3 बसें करोल बाग से जाना हो तो 2 घंटे जाने के लिए चाहिए, 2 घंटे आने के लिए चाहिए। तो उन कॉलेजेस में 90% की कट ऑफ आएगी, पहली वाली कट ऑफ। अगर मैं बीकॉम ऑनर्स की बात करूं, अनन्या बात समझ में आ रही है बच्चे? यस सर। तो उसमें क्या होता है, आपकी एक बारी आपकी परसेंटेज हमें पता चल जाए तो फिर हम ये बता देंगे भैया इसमें सेकंड लिस्ट में नंबर आना ही आना है, तो भैया वाई टू वेस्ट यूर मनी। तो जहां पर परसेंटेज आपकी अच्छी है और सेकंड में कट ऑफ में ऑप्शन आने का चांस है, तो पहले वाले में बुक कराने का काम ही नहीं है, क्योंकि शिफ्ट कराना होगा 500-1000 रुपये का नुकसान होगा, फिर शिफ्टिंग में भी टाइम तो लगता ही है, आधा 1 घंटा भैया सिस्टम पे बैठ के सारे फॉर्म सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ते हैं। अनन्या बात क्लियर हो रही है बच्चे? यस सर। तो थोड़ा सा टेक्निकल है, ध्यान रखने का काम कि कब कब कट ऑफ आई आपको पता ही ना चला, न्यूज़पेपर आप पढ़ नहीं रहे, दोस्तों से आप बात कर नहीं रहे, गूगल पर आप चेक नहीं कर रहे, तो भी मामला बिगड़ जाएगा। पता चला कॉलेज आया और आपके हाथ से निकल गया, दोबारा ऑप्शन ही नहीं है। तो ये थोड़ी अवेयरनेस रखनी पड़ेगी उस टाइम पर आपको। दीपांशु बात समझ में आ रही है बच्चे? यस सर। तो परसेंटेज आपकी और जो कट ऑफ का खेल शुरू होगा उससे बहुत कुछ क्लियर हो जाता है कि भैया अब जैसे हमें मालूम है पिछले 15-20 सालों का क्या ट्रेंड चल रहा है, तो वो जो पहली कट ऑफ में देखेंगे ना हम और आपकी परसेंटेज उससे मैच कर लेंगे कि ये ऑप्शंस आपको मिल सकती है इन फ्यूचर आने वाले कट ऑफ में। नॉर्थ कैंपस की बात करें तो थर्ड कट ऑफ तो बड़ी रेयर होती है, फिर क्लोज हो जाता है एडमिशन। क्लोज होने के बाद मजे की बात, अनन्या बात बच्चे साउंड आ रही है ना? यस सर आ रही है। मजे की बात बता रहा हूँ बच्चों, सेकंड कट ऑफ के बाद नॉर्थ कैंपस के ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस क्लोज हो जाएंगे। लेकिन बच्चा सोचता है अब तो कॉलेज क्लोज हो गए, वो देखना ही छोड़ देता है, अपनी सीट रिजर्व करा लेता है, और वो तीसरे चौथी कट ऑफ में क्लोज होते हैं। उसके बाद क्या होता है, दोबारा ओपन हो जाते हैं बच्चे, वहां से स्विच ओवर कर जाते हैं, तो फिर दोबारा ओपन हो। तो ध्यान रखने वाली काम है कि छठी लिस्ट, 7th लिस्ट, 5, 6, 7 लिस्टों तक चेक करने का काम है। इवन कई बार तो 8वीं 9वीं कट ऑफ भी आ जाती है, एक भी सीट खाली है, कॉलेज परसेंटेज को गिरा के कट ऑफ निकालेगा ही निकालेगा और एडमिशन करेगा। दीपांशु बात समझ में आ रही है? यस सर। तो टॉपिक चला लेते हैं जी अब आगे। यार मेरे को कट ऑफ के बारे में समझ ही नहीं आ रहा, कट ऑफ क्या होती है? कट ऑफ क्या होती है, मान लो युवराज के नंबर आ गए 92%, बेस्ट 4 की बात कर रहा हूँ, 5 की बात ही नहीं कर रहा मैं, बेस्ट 4 की काउंटिंग होती है एडमिशन में, जिसमें आप इंग्लिश को छोड़ नहीं सकते किसी भी हालत में। सारे बच्चे ध्यान से सुन लो। अरे लैंग्वेज तो अनन्या एक ही थी ना आपके पास या 2 थी? सर एक ही है। तो आप इंग्लिश को छोड़ नहीं सकते, इंग्लिश में नंबर कम है आपकी परसेंटेज डिस्टर्ब होगी, इंग्लिश में नंबर अच्छे हैं आपकी परसेंटेज अच्छी होगी। बीकॉम ऑनर्स में मैथ्स भी काउंट करना कंपलसरी होता है। तो कोई 4 सब्जेक्ट्स जिसमें ज़्यादा नंबर है वो लेने हैं, इंग्लिश आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे, वो कंपलसरी काउंट करनी है। बेस्ट 4 की जो भी परसेंटेज आई, मान लिया 92%। कॉलेज वालों ने पहली लिस्ट निकाली, पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेजेस ने कट ऑफ निकाल दी, ऑनलाइन आ जाती है कि जिस बच्चे के 99% या उससे ऊपर हैं वो बच्चा एसआरसीसी में एडमिशन ले सकता है, ऐसा इसको बोलते हैं पहली कट ऑफ। युवराज बात समझ में आ रही है? हाँ भैया। ऐसा ना वो गूगल पर आ जाएगा, ऑनलाइन आ जाएगा, न्यूज़पेपर में भी आ जाता है, तो सारे कॉलेजेस के नाम लिखे होते हैं, उनकी परसेंटेज लिखी होती है। तो जिस बच्चे के वो परसेंटेज या उससे ज़्यादा है वो बच्चा ऑनलाइन ऑप्शन सेलेक्ट करेगा
ऑप्शन सेलेक्ट करेगा कि हम इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, पोर्टल खुल जाएगा, फीस सबमिट कराएगा और उसका रजिस्ट्रेशन और जो भी डॉक्यूमेंट्स वो मांगेंगे, डॉक्यूमेंट एक्चुअली में वो एडमिशन के वक्त नहीं मांगेंगे, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद जिस दिन आप फॉर्म भरोगे जिसे डी यू जैट बोल रहे हैं। अभी ये बात चल रही है तो एक बार सारे सुन लो जी। आसिफ आवाज आ रही है बच्चे? हाँ भैया। बच्चों जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उसके 1 या 2 दिन बाद ना दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने फॉर्म ओपन कर देगा। सबको फॉर्म भरना जरूरी होता है, उस फॉर्म की कुछ फीस होती है। अब चाहे वो कट ऑफ वाला फॉर्म हो और चाहे वो डी यू जैट हो, वो एक ही फॉर्म होता है, अलग अलग फॉर्म नहीं होते। सारे सुन लो। रिद्धिमा मेरी आवाज आ रही है बच्चे? रिद्धिमा, यस सर। एक ही फॉर्म होता है। अब जिस बच्चे को सिर्फ कट ऑफ के बेसिस पर एडमिशन लेना है तो वो डी यू जेट, उसमें ही ऑप्शन आती है डी यू जेट की, तो वो डी यू जेट वाली ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करेगा, तो उसके 50-100 रुपए चार्जेस लगेंगे और सारे डॉक्यूमेंट परसेंटेज सब उसमें जो भी डाटा आपके पास होगा वो फीड करना होगा। नाम, स्पेलिंग, मदर, फादर, बहुत ध्यान से भरना। स्पेलिंग गलत भर दोगे, आपका कल को मार्कशीट के साथ मैच नहीं होगा तो वो रिजेक्शन हो जाएगा। पल्लवी बात समझ में आ रही है बच्चे? यस सर। तो ये ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना होगा, उसमें सारा डाटा आपको अपलोड करना होगा, आपके सिग्नेचर वगैरह सब स्कैन करके जो भी वो चीज़ें मांगेगा। अब जिस बच्चे को डी यू जेट भी भरना है तो वो डी यू जेट का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर लेगा। डी यू जेट का सिलेक्शन करते ही फीस बढ़ जाएगी। अब जर्नल है तो उसकी फीस थोड़ी ज़्यादा बढ़ेगी, और जो एस सी एस टी है वो ऑप्शन मांगेगा, उसमें एस सी एस टी है तो उसे एस सी एस टी का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। तो और उसका अपना नहीं बना हुआ तो पेरेंट्स का सबमिट कराना होगा, और 6 महीने के अंदर उसे अपना सबमिट कराना होगा, बाई चांस किसी बच्चे का नहीं बना होता तो। युवराज बात समझ में आ रही है बच्चे? हाँ भैया। तो उससे क्या होगा, फीस की ऑप्शन थोड़ी कम हो जाएगी। तो डी यू जेट भरोगे तो उसके साथ थोड़ी ज़्यादा ऑप्शन आएगी, 1000 रुपये के आसपास, और डी यू जेट जर्नल कैंडिडेट एस सी एस टी के लिए 500-600 रुपये की ऑप्शन आती है। और अगर डी यू जेट की ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करोगे, नॉर्मल सेलेक्ट करोगे तो आपकी 50 रुपये या 100 रुपये के आसपास की कोई चार्जेस। पुराने बताए मैंने, इस बारी क्या होगा, अरे 10-20-50 रुपये प्लस या माइनस। अनन्या बात समझ में आ रही है बच्चे? यस सर। फिर कट ऑफ, जिसका पेपर है जेट का, वो जेट का पेपर होगा, उसके रिजल्ट के बाद ऑप्शंस आएगी डी यू जेट के अकॉर्डिंग। और जो फर्स्ट कट ऑफ सेकंड कट ऑफ वाला खेल है, वो जब भी पहली कट ऑफ आई उसमें परसेंटेज निकाल दी सारी कॉलेजेस ने, वो आप ऑनलाइन चेक कर लोगे। ऑनलाइन चेक करने के बाद अरे जो आप फॉर्म भरोगे उसकी सारी उसका प्रिंट आउट निकाल लेना, उसकी सॉफ्ट कॉपी अपने पास रख लेना, उसमें आपको एक आईडी नंबर मिलेगा। आपको अपनी ईमेल से फॉर्म भरना है, अपनी ही मेल से। अनन्या, मेल आईडी आपकी, आपका पासवर्ड आपका क्लियर होना चाहिए। कोई बच्चा कहे मैंने बना नहीं रखी तो बना लेना वो। ओके सर। और उस फिर वो जो आपकी आईडी है उसी आईडी से आपको फिल करना है दोबारा जब भी फर्स्ट कट ऑफ आएगी। युवराज बात समझ में आ रही है? आपको जो आईडी नंबर वगैरह मिलेगा जब पहली कट ऑफ आएगी तो आपको वही अपना आईडी वो खोलना है, अपना ऑप्शन डीयू का, और उसमें फिर आपको वो कॉलेज सेलेक्ट करना है। कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद वो पेमेंट का पोर्टल खुल जाएगा, तो पेमेंट के पोर्टल में वो कहेगा इतनी अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका एसआरसीसी है, फीस का पोर्टल कुछ और अमाउंट बताएगा, कोई और कॉलेज है कोई और। हर कॉलेज की फीस सेम नहीं है, हर कॉलेज अपनी अपनी। अरे किसी कॉलेज में फैसिलिटीज कम है, किसी में ज़्यादा है, किसी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बढ़िया है, किसी का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा कम है, तो फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग कॉलेज की फीस कम ज़्यादा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर कॉलेज में। आईपी में भी ऐसा ही है। फिर वो पोर्टल खुल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग जो भी कॉलेज का ऑप्शन रखा है, अब हर बच्चे की फीस सेम नहीं होगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज 15,000 रुपये फीस मांग रहा होता है, दूसरा वाला 25,000 मांग रहा होता है। दीपांशु बात समझ में आ रही है बच्चे? यस सर। फिर वो जो पोर्टल खुलेगा आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग, उसमें वो अमाउंट कहेगा सबमिट करा दो। वो फीस कॉलेज में नहीं, वो यूनिवर्सिटी में जारी होती है एक्चुअली में, वो आप ऑनलाइन पेमेंट कर दोगे तो आपकी सीट रिजर्व हो गई। उसके जो सॉफ्ट कॉपीज हैं उसके प्रिंट निकाल के रख लेना, आपकी ऑप्शन रिजर्व हो गई उस कॉलेज की। अगर आप कल को ऑप्शन चेंज नहीं करोगे तो आपको वही कॉलेज मिलेगा। फिर कल को मान लो आपको दूसरी ऑप्शन आ गई 2 दिन में, 5 दिन में, 8-10, मैंने भी जो बताया, आईपी की ऑप्शन आ गई, आईपी कॉलेज की, डीयू के किसी कॉलेज की ऑप्शन आ गई, कोई कोर्स चेंज करने की ऑप्शन आ गई, आपको लग रहा है दूसरे कोर्स में आपका बढ़िया ऑप्शन आ रहा है, तो आपको पहले पुराने वाला पोर्टल खोल के उसी आईडी से उसको कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल करने में वो हर कॉलेज का और आईपी का अलग अलग क्राइटेरिया है। आईपी वाले 1000 रुपये का कैंसिलेशन रखते हैं, डीयू का शायद पिछली बार 500 था, तो वो कैंसिलेशन चार्जेस कट के बाकी पैसे पेरेंट्स के पोर्टल से पे हो रहा है। अरे पेरेंट्स के डेबिट कार्ड से हो रहा है तो उनके अकाउंट में आ जाएंगे। पहली बात तो वो अकाउंट में अगर सेम यूनिवर्सिटी है तो वो पैसे दूसरे कॉलेज में एडजस्ट हो जाते हैं। अनन्या बात समझ में आ रही है? अगर सेम यूनिवर्सिटी है, कॉलेज चेंज कर रहे हो तो पैसे हाथ के हाथ दूसरे कॉलेज की फीस में एडजस्ट हो जाएंगे। मान लो पहली बार 10,000 जमा कराए, अगली बार अगले कॉलेज में ऑप्शन आ रही है 12,000 की, तो वो 2,000 का बैलेंस मांगेगा आपसे। और अगर पहले में 12,000 फीस सबमिट कराई है, अगले में 8,000, तो 8,000 एडजस्ट हो जाएगी और 4,000 का वो ऑप्शन आ जाएगा सेम
उसी वक्त नहीं आएगा, ऑप्शन आ जाएगा कि ये पैसे विद इन 15 डेज आपके जहां से पेमेंट हुई है जिस अकाउंट से वहां आ जाएंगे। अनन्या बात क्लियर हो रही है बच्चे? Yes, sir. ऐसे फिर तीसरा कॉलेज का ऑप्शन आएगा, तो आपको बड़ा अवेयर रहना है, आपस में डिस्कशन करना है, कोई कंफ्यूजन हो हमसे डिस्कशन करना है, तो हम उसके मेरिट्स डीमेरिट्स आपको बताते रहेंगे कि ये कॉलेज इतना दूर है, इसका फीस स्ट्रक्चर ऐसा है, ये वाला कोर्स है। तो ये थोड़ा सा रहता है 15-20 दिन कि जब तक बढ़िया वाली जंप मिलती रहे आप लगाते रहना। एक और बात, पहली कट ऑफ में हर कोई जल्दी ना करे एडमिशन की, सेकंड कट ऑफ आनी कंपलसरी होती है। तो लगे कि आपकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग दूसरे कॉलेज में दूसरी कट ऑफ में बेटर ऑप्शन मिल जाएगी तो पहली वाली इग्नोर कर देना, लेकिन ये हर किसी के लिए नहीं है कॉमन। अरे बात अनन्या बात क्लियर हो रही है? Yes, क्योंकि sir. पहले वाले में जब पता है कि एडमिशन लेना ही नहीं है, कॉलेज ही हल्का आना है, दूसरे परसेंटेज आपकी अच्छी है, दूसरे कॉलेज में अच्छी ऑप्शन मिलेगी, तो वाई टू वेस्टेज योर मनी एंड टाइम। तो वेट ही कर लेना 2 दिन 4 दिन का, हर किसी के लिए नहीं कह रहा। अब किसी की अगर 85 87 आ रही है तो उसे पहली ऑप्शन सेलेक्ट करनी ही होगी। 90 से ऊपर वालों को कह रहा हूँ कि वो चॉइस रख सकते हैं और पहले वाले को इग्नोर कर सकते हैं। आ जाते हैं जी टॉपिक पर। अब भैया ये डिस्कशन हो गया था, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया याद कर लिया था आपने, नहाई का फुल फॉर्म, 2 स्टेट्स को जोड़ने वाली सड़क को बनाने का काम। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नेशनल हाईवे कौन सी है जल्दी बताओ? आज़ादी के वक्त NH1, बाद में उसका नाम बदल के क्या कर दिया NH7। और आजकल कितना है नेशनल हाईवे बढ़ते जा रहे हैं ना, आजकल क्या नाम है इसका? नेशनल हाईवे NH44। और इसको नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी बोलते हैं। सबसे बड़ा है ये, फ्रॉम कहां से कहां तक बच्चों? जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, बढ़िया बढ़िया बात। बैंक रेट की बात बता दी थी, रेफर्स टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच सेंट्रल बैंक लेंडिंग फंड्स और आरबीआई लेंडिंग फंड्स टू कमर्शियल बैंक टू फुलफिल द लॉन्ग टर्म नीड्स। सीआरआर का मीनिंग रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ कैश। अरे कौन बोलेगा? अनन्या, सीआरआर मिनिमम परसेंटेज ऑफ कैश एंड इट्स इक्विवेलेंट टू बी केप्ट बाय सेंट्रल बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कमर्शियल बैंक टू मेंटेन द liquidity. Liquidity. SLR minimum percentage of cash and its equivalent to be kept by a commercial bank as per the guidelines issued by the central bank to maintain the liquidity। दोनों को collectively क्या बोलते हैं बच्चों? Legal reserve ratio. रेपो रेट, रेपो की फुल फॉर्म बताना, रीपर्चेज ऑफ Securities. तो रेपो रेट रेफर्स टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच सेंट्रल बैंक लेंडिंग फंड्स टू कमर्शियल बैंक टू फुलफिल द शॉर्ट टर्म नीड्स। और अगर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को पैसा डिपॉजिट कर रहा है तो बदले में उसे क्या मिलेगा? 3.35% रिवर्स रेपो रेट। परसेंटेज याद कर लेना बच्चों, ऑप्शन में टिक कराया जा सकता है। बढ़िया पेपरों में ये परसेंटेज वाली बात मांगेगा। डीयू का पेपर ज़्यादा बेहतर होता है, काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है आईपी के कंपैरिजन में, और आईपी वाला डीयू के कंपैरिजन में बहुत कंफर्टेबल। फर्स्ट फुली इंडियन बैंक बता दिया था बच्चों, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। हिंदुस्तान का सेंट्रल बैंक, अनन्या बोलो, हिंदुस्तान का सेंट्रल बैंक। Reserve Bank of India. इसका एक्ट कब पास हुआ था? अनन्या को बताना है। आरबीआई एक्ट 1930. ए बच्चे गड़बड़ हो रही है अब ये बात। अरे आरबीआई का एक्ट अंग्रेजों ने पास करा था, बता दो, मैंने याद कराया बच्चों आपको। 1951। ए बच्चे 1934। अरे आरबीआई एक्ट 1934 और उसके अकॉर्डिंग आरबीआई बनाया जा रहा है 1935 में। अरे आरबीआई बैंक बना है एक्ट पास होने के बाद। आरबीआई का एक्ट 1934 में पास हुआ था, अंग्रेजों ने बनाया था पार्लियामेंट में। ब्रिटेन की पार्लियामेंट में आरबीआई एक्ट पास करके भेज दिया हिंदुस्तान में पुलिंदा, रूल्स एंड रेगुलेशन। उसके अकॉर्डिंग 1935 में आरबीआई बन गया। आरबीआई अंग्रेजों ने बैंक बनाया जिसमें ज़्यादा पावर्स दी गई, क्या? कॉमर्शियल बैंक को कंट्रोल करने की, मनी लेंडर्स को कंट्रोल करने की पावर्स दी गई। तभी तो हमने आरबीआई को सेंट्रल बैंक बनाया देश की आज़ादी के बाद, क्योंकि अंग्रेजों ने ही आरबीआई को पावरफुल बना रखा था और सारे मनी लेंडर्स को कंट्रोल करने की पावर दे रखी थी। बट हमने आज़ादी के बाद इसमें कुछ और पावर जोड़ दी। फॉर एग्जाम्पल मोनोपोली पावर टू इशू द करेंसी। आज़ादी से पहले देश में सबसे बड़ा रुपया, और ये कौन छापता था? गवर्नर जनरल, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस छापती थी उस जमाने में। आरबीआई के पास ये ताकत नहीं थी। तो हमने बाद में एक और एक्ट पास करा आज़ादी के बाद, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, जिसके चलते हमने आरबीआई को हिंदुस्तान का फुल फ्लेज सेंट्रल बैंक अनाउंस कर दिया और कुछ और पावर्स इसमें दे दी हमने। फॉर एग्जांपल मोनोपोली पावर टू इशू द करेंसी। दीपांशु बात समझ में आ रही है? आसिफ? हाँ भैया। यस
तो ये एक्ट याद रखना बच्चों, आरबीआई हिंदुस्तान का सेंट्रल बैंक। एट प्रेजेंट गवर्नर, करंट अफेयर वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी बताओ गवर्नर ऑफ आरबीआई। याद, शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। तो हिंदुस्तान में आजकल जब तक शक्तिकांत दास गवर्नर है, जितनी भी करेंसी छपेगी उनके सिग्नेचर होंगे। तो जितने भी आपके पास करेंसी पे सिग्नेचर आपको मिलते हैं वो उस टाइम पर, जब भी वो नोट छपा उस टाइम पर वो गवर्नर थे। हिंदुस्तान में नेशनलाइज बैंकों की संख्या 14 बैंक्स हिंदुस्तान में। लोगों को सेविंग और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए सरकार ने हिंदुस्तान के 14 बैंक को नेशनलाइज कर दिया ऑन द बेसिस, अरे बेसिक क्राइटेरिया था, जिन बैंकों का कैपिटल 50 करोड़ से ऊपर था सरकार ने खरीद लिया और देश के नाम समर्पित कर दिया। ये घटना 1969, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए सरकार ने ये सिस्टम अडॉप्ट किया था। 1980 में हर वो बैंक जिसका 200 करोड़ से ऊपर का कैपिटल है सरकार ने खरीद लिए और नेशनलाइज कर दिए। ऐसे सरकार को 6 बैंक मिले थे। आजकल सरकार ड्यू टू एनपीए, एनपीए की फुल फॉर्म पूरी क्लास फास्ट, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग नॉन asset, परफॉर्मिंग असेट्स के चलते, अरे बहुत सारे, अब नाम लेने की जरूरत नहीं है, मेहुल चोकसी, अरे आपको पता होगा अभी एंटीगुआ गवर्नमेंट, अरे जल्दी बता दो जी, अरे मालूम है मेहुल चोकसी भाग गया अफ्रीका में। हाँ हाँ भैया हाँ। तो एंटीगुआ में जाके उसने नागरिकता ले ली है, वहां जाके बस गया है, कोर्ट में केस चल रहा है, उसे यहाँ लाने की बात कर रहे हैं। ऐसे ही ब्रिटेन में, लंदन में जाके कौन भाग गया बच्चों? विजय माल्या। विजय माल्या। तो ये सब लोग हिंदुस्तान से बैंकों का करोड़ों रुपया लेके भाग गए। और बहुत सारे तो हिंदुस्तान में है जिनकी गिनती ही नहीं हो रही है। तो जिसके चलते हमारे बैंकों का नॉन परफॉर्मिंग असेट्स इंसॉल्वेंसी के पोजीशन में आ गए। तो एफिशिएंसी को प्रमोट करने के लिए सरकार ने इनकी मर्जिंग शुरू कर दी है और मर्जिंग करते करते एट प्रेजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, हिंदुस्तान में नेशनलाइज बैंक अब कितने हो गए हैं? जल्दी बताओ जी, सबको याद करा चुका हूं मैं। 12, लेकिन आने वाले समय में और कम होंगे ये। तो एपेक्स बॉडी ऑफ इंडियन मनी मार्केट, सबको मालूम है मनी मार्केट को लीड कौन करता है? आरबीआई। अरे मीनिंग बोलना पुनीत, सेंट्रल बैंक या आरबीआई? एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ Apex institution of monetary policy, following monetary policy. Monetary system of the country according to Banking Regulation Act 1949 and RBI Act 1934. RBI declare as a Central Bank of India. अरे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, दीपांशु याद है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया? यस सर, इस्टेब्लिश कब हुआ था? एक्सिस बैंक 1964। इसी ने ही पैसा लगाया था किस बैंक में? एक्सिस बैंक में। एक्सिस बैंक, जिसके चलते जब पहली होल्डिंग बहुत ज्यादा थी इसके पास शेयर्स की, जिसके चलते उस बैंक का पुराना नाम उस टाइम पर जब वो बना 1993 में, अरे एक्सिस बैंक की एस्टेब्लिशमेंट ईयर याद कराई थी बच्चों, याद है ना? 1993। तो उसमें बहुत ज्यादा शेयर्स का होल्ड यूटीआई का था, इसीलिए नाम रखा गया था यूटीआई बैंक लिमिटेड। और बाद में इसने शेयर्स अपने बेच दिए तो इसका नाम बदल के एक्सिस बैंक करना पड़ा था। एनहांसमेंट, अरे नबार्ड डेवलपमेंटल बैंक है, रूरल एरिया में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज और अदर एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए बनाया गया। एस्टैब्लिशमेंट ईयर सबने याद कर रखा है 1982। अरे नबार्ड की फुल फॉर्म बोलो। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बढ़िया। सेबी की फुल फॉर्म बोलो। सिक्योरिटी एंड बोर्ड ऑफ इंडिया, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो हिंदुस्तान में लोगों की इन्वेस्टमेंट को सेफ साइड रखते हुए इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी की गाइडलाइंस बनाई गई है। सेबी एस्टैब्लिश कब हुआ था सारे बच्चे बताओ? अरे बोलो, सेबी एस्टैब्लिश कब हुआ? अरे सामने 1988 में। 1988, लेकिन 1988 में संस्था बना दी है लेकिन काम करना शुरू नहीं करा। मैंने याद 1992 से 1992 में पार्लियामेंट में सेबी एक्ट पास हुआ है। ये बच्चों 88 के बाद हिंदुस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई थी, हंग गवर्नमेंट चल रही थी, फिर गल्फ वार आ गई, फिर यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। तो इन सब के चलते हम इमीडिएटली 88 के बाद वहां एक्ट पास नहीं कर पाए। 92 तक का वेट करना पड़ा। 1992 में आकर यहाँ जब स्टेबल गवर्नमेंट आ गई हिंदुस्तान में, यूपीए गवर्नमेंट बन गई जिसको लीड करा कांग्रेस पार्टी ने, तब इन्होंने सेबी का एक्ट पास कर दिया हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में 1992 में। उस दिन से ये इफेक्टिवली एप्लीकेबल हुआ है। सेबी ने काम करना शुरू करा है 1992। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखने का काम। अवंतिका, बात क्लियर है बच्चे? यस सर। आगे चलेंगे जी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है फाइनेंस कमीशन के बारे में। अरे फाइनेंस कमीशन का काम क्या है? अनन्या से मेरा क्वेश्चन है। अनन्या, फाइनेंस कमीशन क्या करता है? व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन? नहीं पता सर, ऐसे मतलब। फाइनेंस कमीशन क्या करता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज
बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। अरे दुनिया भर का टैक्स के नाम से पैसा आ रहा होता है, बजट में बहुत सारा फंडिंग सेंशन कर रखी होती है, तो किस किस स्टेट से, अरे आपने जीएसटी पढ़ लिया है, जब विद इन द, जीएसटी की बात बोल रहा हूँ जी, वैसे तो सबको ही मालूम है, विद इन द स्टेट, जब विद इन द स्टेट सेल होती है तो आधा जितना भी टैक्स सरकार ने लगा रखा है, आधा इमीडिएटली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है सीजीएसटी के नाम से, आधा स्टेट गवर्नमेंट के नाम से जाता है एसजीएसटी के नाम से। अनन्या, बात क्लियर है ना? Yes, sir. अगर आउटसाइड स्टेट या आउटसाइड यूटी या आउटसाइड कंट्री को बेच रहे हैं तो पूरी की पूरी परसेंटेज किस नाम से लगती है? आईजीएसटी के नाम से। ये सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितनी भी कलेक्शन आ रही है, एग्जाम्पल लिया मैंने जीएसटी, इसके अलावा दुनिया भर का टैक्स और भी बड़े सारे तरीके हैं सरकार के पास पैसा आने के। अरे ऑयल के ऊपर सरकार ने टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग टैक्स लगाती है ऑयल के ऊपर और स्टेट गवर्नमेंट अलग लगाती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जितना भी रेवेन्यू आ रहा है उसको उसे रीडिस्ट्रीब्यूट करना होता है अमंग द वेरियस स्टेट्स। तो वो कैसे, ये कौन करेगा डिस्ट्रीब्यूशन का काम? ये फाइनेंस कमीशन का जिम्मे है, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। ये डिपार्टमेंट कंपलसरी बनाना जरूरी है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, याद कर लो। फाइनेंस कमीशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 में लिखा है। आर्टिकल 280 वेरी इंपॉर्टेंट, आसिफ याद हो गया? फाइनेंस हाँ कमीशन भैया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 में लिखा है। फाइनेंस कमीशन को कौन बनाता है? इसका चेयरपर्सन कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट कोई सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर सेलेक्ट करता है, लेकिन प्रेसिडेंट की अपनी मर्जी नहीं चलती। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जिस आदमी का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं, बस प्रेसिडेंट उसको शपथ दिला देता है चेयरमैन के लिए। फाइनेंस कमीशन का कार्यकाल 5 साल होता है। जल्दी जल्दी याद करते चलो जी। दीपांशु, आपको क्लियर हो रहा है बच्चे? कुछ नेटवर्क इश्यू? Yes, sir. हाँ, तो मैंने कहा फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 में लिखा है। अपॉइंटमेंट इसकी प्रेसिडेंट करता है। हिंदुस्तान, इसका टेन्योर 5 साल होता है। 5 साल होता है। अभी हमारे देश में जो 15 फाइनेंस कमीशन बने हैं, 15वां चल रहा है। अरे पूछेगा फाइनेंस कमीशन आजकल कौन सा चल रहा है? 15वां फाइनेंस कमीशन चल रहा है। टेन्योर याद कर लो 15वां फाइनेंस कमीशन का। अरे नीचे लिख दिया है मैंने, 21 से 26। और इस 5 साल के लिए जो फाइनेंस कमीशन बनाया गया है, इसके चेयरमैन कौन है? जिसे प्रेसिडेंट ने, अरे प्रेसिडेंट शपथ दिला रहा है, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आदमी को फाइनल करते हैं। जो भी आईएएस ऑफिसर उनके अकॉर्डिंग लगता है कि बढ़िया आदमी है और ये काम अच्छे से संभालेगा और हमारी गाइडलाइंस को फॉलो करेगा, उसको वो चेयरमैन की पोस्ट दिलवा देते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अरे क्लियर है जी? अनन्या? Yes, sir. तो बच्चों, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 याद करा दिया। अपॉइंट कौन करता है? इसका चेयरपर्सन प्रेसिडेंट। अभी आजकल कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है? संख्या बता रहा हूं मैं, 15वां फाइनेंस कमीशन। इसका टेन्योर क्या है? 2021 से 2026। इस फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है एट प्रेजेंट? 2021 से 2026 तक चेंज नहीं हो सकते। कौन है? एनके सिंह। दीपांशु याद हो गया? एनके सिंह, 15th फाइनेंस कमीशन। करंट अफेयर वेरी इंपॉर्टेंट। Yes, sir. एक पहले वाला याद कर लेना, पहले फाइनेंस कमीशन जो 1951 में बना था, उस वक्त हमारे प्रेसिडेंट ने चेयरमैन कौन अपॉइंट करा था? पहले वाला याद कर लो। जल्दी बताओ बच्चों, केसी नहीं होगी? अनन्या? केसी नियोजी। नहीं होगी। तो अभी 15वां फाइनेंस कमीशन चल रहा है। आर्टिकल 280 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। इसके चेयरमैन एनके सिंह है और इसका टेन्योर क्या है? 21 से 26 तक चलेगा। आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं। आसिफ, क्लियर हो गया ये फाइनेंस कमीशन? हाँ भैया। अब कुछ प्रोग्राम्स लिखे हैं पॉवर्टी को दूर करने वाले और अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने वाले। हमारे देश के मेजर चैलेंजेस है, गरीबी बहुत ज़्यादा है। हमारी सरकारें आने वाले हर साल में ऐसी प्लानिंग करती हैं कि गरीबी कम से कम हो और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हों। तो इन दोनों के लिए सरकार दुनिया भर के प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस कर चुकी है देश में। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स याद करना चाह रहे हैं, आपने 12th में भी याद करे थे। एम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस स्कीम, फुल फॉर्म भी याद करनी है, एम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस स्कीम इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट। ईयर याद करना है 1993। आईआरडीपी की फुल फॉर्म पूरी क्लास। अनन्या, आईआरडीपी रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करने के लिए भारत सरकार ने 1978 में इंट्रोड्यूस करा था आईआरडीपी। फुल फॉर्म पूरी क्लास, जल्दी बोलो। रूरल डेवलपमेंट Integrated प्रोग्राम। Rural Development Program. इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। आसिफ दोबारा बोलो। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो आईआरडीपी की फुल फॉर्म याद करो और ये कब इंट्रोड्यूस हो रहा है? ईयर याद कर लो 1978। बाद में आईआरडीपी मर्ज हो गया था एनआरवाई और जेआरवाई में। एनआरवाई और जेआरवाई में, ये एनआरवाई की फुल फॉर्म याद हो गई बच्चों? नेहरू रोजगार योजना। नेहरू रोजगार योजना। और जेआरवाई क्या है? जवाहर रोजगार योजना। अरे दोनों नाम दोबारा बोलना, एनआरवाई और जेआरवाई। नेहरू रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना।
89 में शुरू हुए थे। एनआरवाई शहरों में शुरू करा और गांव में वही प्रोग्राम जेआरवाई के नाम से शुरू हुआ। अनन्या याद हो गया एनआरवाई जेआरवाई? Yes, sir. एनआरवाई नेहरू रोजगार योजना अर्बन एरिया एंड जवाहर रोजगार योजना रिलेटेड टू रूरल एरिया। भैया ये तो आपने याद करा हुआ है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती 50 साल देश की आज़ादी को हो चुके थे। 1997 सेलिब्रेट करते हुए भारत सरकार ने स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना शुरू करी 1997। अनन्या याद है? Yes, sir. अन्नपूर्ण योजना जिसमें बहुत सस्ते दामों पर गेहूं और चावल वीट और राइस लोगों को प्रोवाइड करने की बात करी गई। अन्नपूर्णा योजना इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट इन 1999। आसिफ क्लियर? भैया स्वर्ण जयंती ये प्रोग्राम आपने पढ़ा हुआ है 12th में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999। आसिफ याद है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना? हाँ भैया। ईयर याद करने हैं, फुल फॉर्म याद करनी है, शॉर्टकट में वो लिख सकता है। जनश्री बीमा योजना सरकार ने इंट्रोड्यूस करी इन द ईयर 2000। अंत्योदय अन्ना योजना, भैया ये अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, 2000 के टाइम की बात कर रहे हैं। सरकार ने टारगेट बनाया बिलो द पॉवर्टी लाइन, जिनके पास बीपीएल के कार्ड है, अरे येलो कार्ड समझ रहे हो बच्चों? अनन्या, बिलो द पॉवर्टी लाइन वालों के लिए राशन कार्ड होता है, येलो कार्ड बोलते हैं उसे। Yes, sir. ऐसे लोगों के लिए हाईली सब्सिडाइज रेट पर करीब करीब फ्री हाईली सब्सिडाइज रेट्स पर वीट और राइस प्रोवाइड करने का सिस्टम बनाया। अंत्योदय अन्ना योजना। अन्ना बोलो या अन्न बोलो? अरे अन्न समझते हो ना, वीट को। Yes, sir. तो अंत्योदय अन्न योजना 2000 इंट्रोड्यूस बाय उस जमाने में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। संपूर्ण ग्रामीण सड़क योजना, भैया ये ग्रामीण रोजगार योजना संपूर्ण ग्रामीण, अच्छा ये आपने पढ़ लिया था, ये 12th में पढ़ा था नन्या, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001। Yes, sir. ये सड़क योजना, ये बात हमने तब नहीं करी थी। ये प्रोग्राम अभी भी चल रहा है। और आजकल हमारे, अरे रोड मिनिस्टर कौन है आजकल? जल्दी बताओ जी। नितिन गडकरी। तो ये परफॉर्मेंस जब से वो मिनिस्ट्री को संभाल रहे हैं, बहुत तेजी से हिंदुस्तान में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पूरे हिंदुस्तान में पार्शियलिटी नहीं रख रही है, हर स्टेट में सड़कें बन रही है और बहुत तेजी से। एक एक दिन में ये अलग अलग स्टेट में कई 100 किलोमीटर का एरिया मशीनों की हेल्प से सड़कें बना रहे हैं बहुत तेजी के साथ। इवन गलवान की घाटी, हमारे देश में जितने भी हमारे ये बॉर्डर सिक्योरिटी एरिया है जहाँ पर हमारे बॉर्डर्स लगते हैं, सड़कें ही नहीं थी हमारे पास, तो वहाँ पर भी बड़ी तेजी से काम चल रहा है, सड़कें बनाई जा रही हैं। गलवान की घाटी पे भी सड़क बना दी है, अरे मालूम है आप लोगों को? अनन्या, गलवान समझ रहे हो? चाइना का इशू हो गया था, चाइना इंडिया आर्मी आमने सामने लड़ाई झगड़ा। तो सियाचिन भैया ग्लेशियर वाली बात कर रहे हो? सियाचिन नहीं, अरे सारे याद कर लो। इस दुनिया का हाईएस्ट बैटल, देखो एक क्वेश्चन याद आ रहा है अभी सियाचिन के नाम से। हाईएस्ट बैटलफील्ड, पूरी दुनिया का हाईएस्ट बैटलफील्ड बता दो जी, जहां खून बहाया जाता है, गोलियां चलाई जाती हैं, पूरी दुनिया में हाईएस्ट बैटलफील्ड, जल्दी बताओ। अभी मैंने नाम बोला है, सियाचिन ग्लेशियर हाईएस्ट बैटलफील्ड है पूरी दुनिया का। ये अलग से क्वेश्चन याद कर लेना जी। और हिंदुस्तान की आर्मी को जब वहां पर भेजा जाता है तो एक आदमी को पूरी लाइफ में आर्मी में वो 60 साल तक रहेगा, तो मैक्सिमम 6 महीने या साल सियाचिन में भेजा जाता है, उससे ज़्यादा वो रह नहीं सकता। नसे खून, मतलब इतना बर्फ इतनी ज़्यादा होती है तो सब जम जाता है, तो इससे ज़्यादा बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता, बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती। 1 साल मैक्सिमम, वापस बुला लेते हैं, फिर दूसरे को भेजते हैं, फिर तीसरे को भेजते हैं। अनन्या बात समझ में आ रही है बच्चों? लद्दाख में हुए सियाचिन ग्लेशियर। लद्दाख तो फिर भी नीचे, अरे लद्दाख तो टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ प्रॉब्लम नहीं है। सियाचिन ग्लेशियर का मतलब जहाँ टेम्परेचर माइनस में चलता है, माइनस में, मैं 2-4-5 डिग्री की बात नहीं कर रहा, -20 -30 ऐसे चलता है, जहाँ जो हवा चलती है ना, अगर आप नॉर्मल कपड़े पहन के चले जाओ तो उसी वक्त आदमी की लाइफ खत्म है नॉर्मल कपड़ों में। बात समझ में आ रही है बच्चे? यस सर। तो वहाँ ये विशेष प्रकार के कपड़े और विशेष प्रकार का खाना पीना, इनका सब कुछ सिस्टम अलग से ही रहता है। और उसके बावजूद भी अगर ये थोड़ा सा भी प्रिकॉशन फॉलो ना करें तो इनकी बॉडी का हाथ, किसी का हाथ चला जाता है, किसी के पैर चले जाते हैं और फिर वो रिकवर नहीं हो पाते, तो 6 महीने साल बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ रहना पड़ता है। तो हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द होल वर्ल्ड क्या है बच्चों? क्या याद करा आपने?
सियाचिन सियाचिन के तो सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर। फिलहाल मैं गलवान घाटी की बात कर रहा हूँ बच्चों। गलवान घाटी तो सियाचिन ग्लेशियर की बात नहीं हो रही है। चाइना की आर्मी और हिंदुस्तान की आर्मी आमने सामने, हम ऐसा, हमारे बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो हमारी घाटी में घुस गए हैं, हमने वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर रखा, वहाँ पर हम लोग सिक्योरिटी भी नहीं रखते, तो फिर हमारे लोग आमने सामने हो गए, फिर खूब लड़ाई झगड़ा चला, फिर इनकी डिबेट चलती रहती है, पूरी बातें पब्लिसाइज इन्होंने न्यूज़पेपर में करने नहीं देते कि भैया उन्होंने कितना कब्जा करा या हमने कितना उन्हें भगाया, कुछ क्लियर नहीं है इस मुद्दे पर। अनन्या, क्लियर है बच्चे? यस सर। अपोजिशन पार्टियां भी थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोलती हैं, तो क्या सत्य है वो सामने बिल्कुल क्लियर कट तरीके से सामने नहीं आता है। ये तो अभी की रिसेंट घटनाएं हैं। वापस चलते हैं जी। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो हमारी सड़कें गलवान घाटी तक बना दी है। नेशनल रूरल, ये सबको मालूम है बच्चों। अरे नरेगा की फुल फॉर्म बोल दो जी। नेशनल रूरल अरे 2004 में अनन्या आप बताओ कौन सा प्रोग्राम बनाया? नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। वर्क प्रोग्राम, जिसको उन्होंने अगले साल 2005 में मर्ज कर दिया नरेगा में। भैया 2005 में नरेगा एक्ट, सारे बच्चे ध्यान से सुनना, नरेगा एक्ट 2005 में पास हुआ है पार्लियामेंट में। वर्किंग 2006 में 2 फरवरी से शुरू हो रही है। दीपांशु, मेरी बात समझ में आती है? यस सर। नरेगा एक्ट पार्लियामेंट में पास किया गया 2005 में, और काम करना शुरू करा है 2006 2 फरवरी से। आगे चलते हैं। अटल पेंशन योजना, बच्चों हिंदुस्तान में बहुत बड़ा सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? आपने 12th में पढ़ा था, बताओ मुझे पूरी क्लास। दीपांशु, तो अनऑर्गेनाइज 10 से कम ये कहते हैं वर्कर होते हैं। 10 से कम वर्कर होते हैं, कोई सिस्टमेटिक सिस्टम नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग, अरे 60 साल के बाद कोई भी आदमी अपना, हर कोई सारी जिंदगी तो काम कर नहीं सकता, तो सेल्फ रिटायरमेंट लेना चाहे 60 साल के बाद, तो उसके लिए सरकार ने ना सिस्टम बनाया। ध्यान से सुनना, थोड़ा आइडिया देना चाह रहा हूँ अटल पेंशन योजना का। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए रखा गया, जो लोग गरीब हैं उनके लिए रखा गया। अरे जितने मजदूर हैं, डेली वेज वाले हैं, मंथली वेज वाले हैं, जिनके पास पैसा बहुत कम है, उनको कहा गया कि आप 18 साल के बाद का कोई भी व्यक्ति जो 40 साल की उम्र के बीच में, 18 से 40 साल, आज से बात समझ में आ रही है? 18 साल से 40 साल के बीच की उम्र का कोई भी व्यक्ति जिसकी इनकम कैपेसिटी कम है, डेली वेज वर्कर है, मंथली वेज वर्कर है, एनुअल वेज वर्कर है, वो इस योजना का फायदा उठा सकता है। ये योजना का पैसा, इसमें क्या है, हर महीने पैसे जमा कराने होंगे। मैं सरकार की एग्जैक्ट डाटा बता रहा हूँ। 18 साल का व्यक्ति है तो उसे हर साल 42 रुपये, एग्जाम्पल ले रहा हूँ जी, और एग्जैक्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 42 रुपये साल के जमा कराएगा, 42 रुपीज़। और कब तक जमा कराएगा बच्चों? 60 साल की उम्र तक। तो 60 साल के बाद उसे 1000 रुपया पर मंथ मिलेगा, टिल टिंग टोंग। आज से बात समझ में आ गई? हाँ भाई। तो ऐसे उन्होंने ना एनवीटी टेबल बना के प्रिंट कर दी कि 18 साल की उम्र में इतने जमा कराने पड़ेंगे। 19 साल वाला व्यक्ति, अरे कोई 40 साल वाला है तो उसको हर महीने इतने जमा कराने पड़ेंगे। 40 साल वाले को कब तक जमा कराना? 60 साल के बाद सबमिट नहीं होंगे बच्चों। मैच्योरिटी कब हो रही है? 60 साल पे। तो 18 साल वाला जमा कराएगा तो कितने साल तक जमा कराएगा, बताना जरा? 42 ईयर्स तक। ये क्लियर हो गया बच्चों? 40 साल वाला जमा कराएगा तो उसे 20 साल तक जमा कराना है बस। और 60 साल जैसे ही उसके होंगे पूरे, उसे पर मंथ पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है अनन्या? हाँ भैया। 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000 रुपये पर, ऐसे 10,000 रुपये तक का प्लान था कि 10,000 रुपये पर मंथ तक। जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे, बैंक में अकाउंट होना चाहिए, एक आधार कार्ड होना चाहिए, और उसके बाद जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हो अपनी एज के हिसाब से 60 साल तक पैसे जमा कराओ और आपके पैसे आपको मिलेंगे 60 साल के बाद। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स के लिए स्कीम थी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। बात समझ में आ रही है बच्चों? एक्चुअली में बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करें तो कंपनी देती है ना स्कीम, गवर्नमेंट सेक्टर है तो वहाँ गवर्नमेंट दे रही है स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम, कि रिटायरमेंट के बाद हम आपको पैसे देंगे। बड़ी कंपनियों में प्राइवेट सेक्टर वाला पहले से प्लान कर रहा होता है उस व्यक्ति के लिए, एम्प्लॉय के लिए। दीपांशु, बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ये अटल पेंशन सर इसमें कुछ ये जो पेंशन योजना है इसमें कुछ क्या कहते हैं, सैलरी वगैरह का भी समय कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम? नहीं नहीं नहीं, अरे देखो ज्यादा बढ़िया सैलरी वाला तो क्यों जाएगा, 40-42 रुपए क्यों साल के जमा कराएगा? 1000 रुपए के महीने के चक्कर में कौन पड़ेगा? वो तो सिर्फ वही पड़ेगा ना जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, छोटी पोस्ट है, 10-15 हजार रुपया कमा रहा है, मालिक ने कोई पेंशन स्कीम देनी नहीं है उसे प्राइवेट सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो कल को भैया 1000 रुपये पर मंथ भी मिल रहा है, 5000 रुपये पर मंथ भी मिल रहा है, तो सेफ्टी तो है ना,
सिक्योरिटी, फ्यूचर की सिक्योरिटी तो है। तो वो आदमी अपने लेवल पर बैंक में अकाउंट खोल रखा है, उसने आधार कार्ड है, वो जाके बैंक में कह देगा कि मेरे को ये फॉर्म भरना है, और उसके 40-50 रुपए, 60 रुपए, 100 रुपए जो भी उसने स्कीम ऑप्ट करी है वो उसके हर साल कटेंगे, और 60 साल के बाद सेफ्टी हो जाएगी कि 5,000 रुपये महीना या 10,000 रुपये महीना उसे मिलेगा टिल द डेट ऑफ डेथ। तो सिक्योरिटी हो गई फ्यूचर की। दीपांशु, बात समझ में आ रही है? यस सर। अमीर आदमी सेलेक्ट नहीं करेगा ना भैया, उसके पास ऑलरेडी इतना पैसा है, वो 1,000-2,000 रुपए महीने के चक्कर में कहाँ पड़ेगा। अनन्या, बात हाँ क्लियर सर, है? वो तो सही बात है, मैं इसे पूछ रहा था, गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट रखा है सर उसको। और अमीर आदमी कोई फॉर्म भरना चाहे तो सरकार को वो प्रॉब्लम नहीं है। सरकार ने कोई कंडीशन नहीं लगाई हुई कि आप अपना इनकम सर्टिफिकेट लेके आओ और अमीर आदमी भर नहीं सकता। कोई गवर्नमेंट जॉब वाला भर दे। सरकार ने तो आपके ही पैसे इकट्ठे करके कल को 60 साल के बाद आपको देने हैं। सरकार ने ऐसा क्राइटेरिया नहीं लगाया कि हम आपका राशन कार्ड देखेंगे, आप बिलो द पॉवर्टी लाइन होने चाहिए, अपने मालिक से आप इनकम सर्टिफिकेट का प्रूफ लेके आओ, वगैरह वगैरह। ऐसा कोई कंडीशन वाला काम नहीं है, कोई भी ऑप्ट कर सकता है। लेकिन नॉर्मली बनाई स्कीम उन लोगों के लिए थी जो डेली वेज वाले हैं, जिनकी इनकम कैपेसिटी कम है, जिनको सेक्टर में, जिस सेक्टर में वो काम कर रहे हैं वहां से फ्यूचर सिक्योरिटी नहीं मिली है। क्लियर है बच्चे? यस सर। यहां सरकार अपनी जेब से कुछ नहीं दे रही, उन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया कि जो वो आदमी सारी जिंदगी जमा कराएगा 60 साल तक, उसी के पैसे विद रेट ऑफ इंटरेस्ट उसी को रिटायरमेंट के बाद देंगे, 60 साल के बाद देंगे। समझ में आ रहा है बच्चे? दीपांशु? यस सर। अरे भैया स्टार्टिंग से अभी तक 1000 या फिर टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है? नहीं, स्कीम जो आप ऑप्ट करोगे वो पहले से फिक्स होती है। 42 रुपए साल के जमा कराओगे तो 1000 रुपीज पर मंथ मिलेगा, 84 रुपीज जमा कराओगे तो 2000 रुपए पर मंथ मिलेगा। अरे बात समझ में आ रही है? हाँ भैया। तो वो जितनी जो वाली ऑप्शन लोगे हर साल उतने ही पैसे जमा कराने पड़ेंगे, और फिर उसके अकॉर्डिंग 60 साल तक जमा कराने हैं। 60 साल बाद उतने ही पैसे आपके उसी अकाउंट में, आप मांगो ना मांगो, आपके उसी अकाउंट में आने लग जाएंगे ऑटोमेटिकली। क्लियर है बच्चे? हाँ भैया। हाँ, वापस चलता हूँ जी। अटल पेंशन योजना अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू करी थी, बड़ी पॉपुलर हुई थी उस टाइम पर। सर ऐसा लग तो नहीं रहा, मतलब ये 42 रुपए आप बता रहे हो साल के, और 42 सालों तक भी कोई देता है, हाँ तो हर मंथ उसे 1,000 रुपए मिलेंगे। हाँ। ऐसा तो लग रहा कि उसके इकट्ठे हुए पैसे, ऐसा लग रहा है गवर्नमेंट अरे कंट्रोल कर रही है काफी बड़ा शेयर। देखो, सरकार ने सिस्टम बना दिया, एक तो एनविटी टेबल लगती है, दूसरा सरकार उसको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट की पोजीशन में ला रही है कि इस पैसे पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा, सरकार बैंकों को बोल रही है इंटरेस्ट ज्यादा रखना है, और इस तरह से रखना है कि 1,000 रुपए का अमाउंट बन जाए। सरकार ने ऐसा पैरामीटर्स बना दिए, एनविटी टेबल होती है कैलकुलेशन की। अच्छा, ओके सर। तो 1,000 रुपया पर मंथ उस आदमी को देना पड़ेगा जब तक वो जिंदा रहेगा। अरे क्लियर? ऐसा सरकार ने पैरामीटर्स बना दिए। क्लियर है? ओके सर। उजाला अगर हाँ, 61 पे डेथ हो गई तो? है जी, 61 पे अगर डेथ हो छुट्टी बस, फिर नहीं मिलता कुछ भी, फिर नहीं मिलता। सिक्योरिटी है ना बच्चे। अब कोई 61 में जाएगा, कोई 70 में जाएगा, कोई 100 में जाएगा, तो ये तो भैया गॉड गिफ्टेड है ना, ये तो एक्सपायरी तो किसी को, सरकार को नहीं पता, इवन जिसने स्कीम कराई है उसको खुद नहीं पता। चला गया, उसमें कोई क्या कर सकता है? ये तो अनसर्टेन। तभी तो अभी यही बात तो दीपांशु पूछ रहा है कि 1,000 रुपए कैसे मैनेज करेंगे। तो भैया 4 लोग जल्दी जाएंगे तो उसका फायदा मिलेगा, 10 लोग देर से जाएंगे तो उसमें नुकसान होगा। कुल मिला के एवरेज मेंटेन करिए सरकार ने। दीपांशु, बात समझ में आ रही है? यस सर। तो रिस्क तो है ही, तो सरकार तो लोगों की सिक्योरिटी के लिए पॉलिसी बना रही है कि लोगों की सेफ्टी हो जाए कि जब तक जिंदा रहेंगे भैया इतने पैसे हर महीने मिलेंगे। आसिफ, क्लियर बच्चे? हाँ भैया। उजाला योजना क्या है जी, बताओ। उजाला अलग है, उज्ज्वला अलग है, खिचड़ी मत बना देना। उजाला योजना कौन बताएगा? पूरी क्लास। अनन्या? उजाला योजना 2015 में शुरू कर रही है एनडीए गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। उजाला योजना में बिजली का बिल कम आए, इसके चक्कर में बिजली डिपार्टमेंट, अरे बिजली डिपार्टमेंट समझ में आता है, हर स्टेट में अलग अलग नाम है बिजली डिपार्टमेंट। उड़ीसा की बात करें तो कलिंगा के नाम से है बिजली डिपार्टमेंट, दिल्ली की बात करें तो आधा एनडीपीएल के आस पे, आधा टीडीपीएल के नाम से। बात समझ में आ रही है बच्चे? Yes, sir. तो ये बिजली डिपार्टमेंट है, बिजली का बिल कम आए तो सरकार ने इनको कहा कि बहुत सस्ते दामों पर एलईडी लाइट्स बेचो, एलईडी बल्ब, एलईडी ट्यूब्स। स्कीम निकाल दो कि 10 रुपए में मिलेगा एलईडी बल्ब। अरे बात समझ में आ रही है बच्चों? दीपांशु? यस सर। ताकि 10-10 रुपए का पर्पज नहीं है, ताकि लोग खरीद के लेके जाएं 10 रुपए में और फिर अपने घरों में लगाएं। अरे नॉर्मली जो अरे पुराने जमाने में वो पीले रंग के बल्ब आते थे ना, अरे पीले का मतलब येलो कलर की रोशनी होती थी, 60 वाट 100 वाट बिजली बहुत ज्यादा कंज्यूम करते थे। एलईडी बल्ब उससे ज्यादा रोशनी देते हैं और 5 वाट 10 वाट के होते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों? आजकल तो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है हिंदुस्तान में,
एलईडी लग गया है सबके घर में। यस सर। तो ये उजाला योजना सरकार ने इंट्रोड्यूस करी थी, जिसका फायदा था बिजली का कम बिल लोगों के घरों में कम आए। तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पूरे हिंदुस्तान में जितने भी थे उनको ऑप्शन दे दी कि एलईडी बल्ब और ट्यूब बेचो बहुत सस्ते नॉमिनल दामों पर। ये उजाला योजना। एक उज्ज्वला योजना है, ये कोई बताएगा? आजकल बहुत तेजी से चल रही है। गैस सिलेंडर से रिलेटेड। सिलेंडर। गैस सिलेंडर सरकार ने टारगेट बना रखा है कि रूरल एरिया में ये लोग लकड़ियां जला रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। अरे समझ में आ रहा है डिफॉरेस्टेशन? यस सर। तो फ्री के चक्कर में जंगल में जाते हैं, लकड़ी काट के ले आते हैं। और हमने अभी बताया फॉरेस्ट पॉलिसी के चलते सरकार को 1/3 एरिया फॉरेस्ट एरिया डेवलप करना है। 20% एरिया हिंदुस्तान का फॉरेस्ट एरिया है। तो फॉरेस्ट एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए सरकार ने पॉलिसी बनाई है कि लोग जंगलों को ना काटें। इसके लिए सरकार कह रही है हम आपके घर में फ्री कनेक्शन देंगे, फ्री कनेक्शन देंगे। तो उसकी स्कीमें चल रही हैं रूरल एरियाज के अंदर। उसे क्या बोलते हैं? उज्ज्वला योजना। ये उज्ज्वला योजना किस साल में शुरू हुई थी? पूरी क्लास ईयर चाहिए मुझे, पूरी क्लास। 2016। 2017। नहीं 2016 में शुरू हो गई थी उज्ज्वला योजना। अनन्या कब? 2016। 2016। आयुष्मान भारत योजना ये कौन बताएगा? 2018 में शुरू हुई थी। ये तो आजकल भी बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं लोग। अरे ये हेल्थ फॉर इंश्योरेंस। मेडिसिन। हाँ हेल्थ इंश्योरेंस है ये, हेल्थ इंश्योरेंस गरीब। अरे इसमें आयुष्मान भारत योजना में किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके विशेष प्रकार का कार्ड बनता है जिसे बोलते हैं आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड, वो कार्ड बनवा लो और फिर एक साल के अंदर फैमिली मेंबर में कोई भी बीमार हो जाए तो 5 लाख रुपए तक का खर्च सरकार उठाती है उनके घर में किसी भी मेंबर की बीमारी के ट्रीटमेंट पर। बात समझ में आ रही है दीपांशु? 5 लाख रुपया। सर प्रीमियम क्या है इसका? प्रीमियम कोई अरे नहीं, अरे स्कीम ही फ्री वाली स्कीम है, कोई प्रीमियम नहीं होता इसमें। आयुष्मान भारत। अच्छा, मतलब कोई भी बनवा सकता है कार्ड? नहीं कोई भी, अब कोई भी नहीं कर सकता। एक्चुअली में ना ये डाटा आपके पास नहीं है, इन्होंने कुछ वेबसाइट बना रखी है। प्रधानमंत्री मोदी इसको डायरेक्ट चेक कर रहे हैं, उन्हीं के डिपार्टमेंट का काम है। उन्होंने वेबसाइट में ना सब लोगों के नाम लिखे हुए हैं कि ये लोग इसको तो पहले उसमें जाकर ना पोर्टल में चेक करना पड़ता है आपका नाम लिखा हुआ है। अगर उस पोर्टल में आपका नाम लिखा है तो हॉस्पिटल में जाओ, आपका कार्ड बन जाएगा। कार्ड बन जाएगा। अब वो कार्ड बन गया तो उसके बाद 1 साल के अंदर कोई भी, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होगा अप टू द 5 लाख, 5 लाख रुपए तक का मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दी इन्होंने। गरीबों के लिए स्कीमें बनाई हैं, जिनके पास पैसा नहीं है सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही ट्रीटमेंट होगा अप टू द अमाउंट ऑफ 5 लाख पर एनम। क्लियर है बच्चे? अच्छा यस सर। और कोई प्रीमियम की सिस्टम नहीं है यहाँ पर। आयुष्मान भारत योजना। और कार्ड किसका बनेगा उसके लिए उन्होंने लिस्ट बना रखी है। ऑलमोस्ट सभी लोग शामिल हैं बच्चों। सर हाँ तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो वैसे ही फ्री में इलाज होता है, इसके लिए अब बिल की क्या जरूरत है? एक्चुअली में क्या होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो वहाँ ना वो अपनी सर्विसेज के पैसे नहीं ले रहे, लेकिन मेडिसन हॉस्पिटल में वो कह रहे हैं इंजेक्शन तो सबके पैसे लगते हैं ना। अगर आयुष्मान भारत योजना है तो वो पैसे भी सरकार खर्च करेगी। आप समझ रहे हो बच्चे? मेडिसन हॉस्पिटल में ऑपरेशन होने लग जाए किसी आदमी का तो वो दुनिया भर की मेडिसन और चीजें मांग लेते हैं, लेके आओ बाहर से। बच्चे बात समझ में आ रही है? यस सर। तो अब वो 5 लाख रुपए तक का वो सामान भी देगी ना सरकार उस हॉस्पिटल में। क्लियर है बच्चे? यस सर। हाँ जी। सर कोई इन्हें प्रीमियम कोई नहीं रखना था और क्या कहते हैं सबके लिए करना था ज्यादातर, तो गरीबों- उन्होंने कार्ड वगैरह एकदम क्यों रखा? देखो जी मेरी बात सुनना, आप कोई सोचेगी मैं अमीर आदमी हूँ फ्री में इलाज करा लूँ। सरकारी हॉस्पिटल में अमीर जाएगा ही नहीं। अरे वहाँ झंझट बहुत सारे, लाइन लगो, वो फैसिलिटी नहीं हो सकती नेताओं की हाँ सर, बात। मैं भी यही कह रहा था कि तो अमीर जाएगा ही नहीं। तो कार्ड बनने की जरूरत ही नहीं है। अमीर तो जाएगा ही नहीं। अरे कार्ड तो बीमारी होने के बाद भी बन जाता है वहाँ, जिसका लिस्ट में नाम लिखा हुआ है। अरे लिस्ट पोर्टल पे अवेलेबल है, वो भारत सरकार उसको मैनेज करती है, उसमें ऑलमोस्ट सभी का ही नाम है। तो वो लिस्ट के अकॉर्डिंग वो हॉस्पिटल वाला इमीडिएटली कार्ड बना देता है, उसका ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। आयुष्मान भारत योजना। बात समझ में आ रही है बच्चे? यस सर। तो ये स्कीम बनाई ही गरीबों के लिए है और इसमें अमीर आदमी ट्रीटमेंट नहीं कराता है क्योंकि थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराना। पैरामीटर्स उतने कंफर्टेबल नहीं है वहाँ, एनवायरनमेंट उतना कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन जिसको इलाज ही ना मिल रहा हो उसके लिए तो बहुत बढ़िया हो गया ना। दीपांशु बात समझ में आई? कभी आप सोचो कि अमीर आदमी जाके इलाज करा ले Yes, 5 sir. लाख का, वो जाएगा ही नहीं। अनन्या क्लियर है बच्चे? यस सर।
अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपके हिसाब से ऑपरेशन की तारीख नहीं मिलती है, वो अपने तरीके से पैरामीटर्स, अपने तरीके से उन्होंने सिस्टम बना रखा होता है। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक खेल वेट करते रहो, फिर उनके तरीके से चलना पड़ता है। तो गरीब आदमी तो बेचारे का इलाज हो रहा है, तो वो तो इस चीज़ को देखेगा नहीं ना। दिवांशु, क्लियर बच्चे? यस सर। तो भैया आज की क्लास यहीं रोकते हैं, कल की क्लास में टॉपिक को आगे चलाएंगे। अभी के लिए इतना बहुत। जय हिंद।